हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बायो और बायो का जो चैप्टर 8 है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। इसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और हमको डीपली अध्ययन करना है, तो ये इसका क्या है, पार्ट 1 है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो बाबू चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, आज भर का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद से क्या होने वाला है, कल से हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दशहरा के बाद ही दुर्गा पूजा में ही कटने वाला होगा, तो 1-2 दिन के लिए कटेगा। मेला के वजह से क्या करता है ना, ये सब की लाइट काट देता है ताकि कुछ अनहोनी ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बैटरी है, इसलिए आपका शाम वाला भी क्लास और अभी वाला भी क्लास हम क्या बच्चों क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबा लीजिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और उससे पहले अगर आप 499 वाला कोर्स नहीं लिए, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा प्लस गेस्ट प्रश्न मिलेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो लेने के लिए यहाँ पे नंबर नोट कीजिए। मेरा नंबर क्या है, 6299248935, ठीक है। आप इस पे संपर्क करके फटाफट से पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबू जल्दी जल्दी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग को जान लेना होगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो बाबू स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य जो होता है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बतलाया है कि स्वास्थ्य क्या होता है। जो स्वास्थ्य होता है प्यारे बच्चों, यानी मानसिक रूप से और मतलब याद रखिएगा, सामाजिक रूप से, जितने भी रूप से जो हो जाए ना, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य कहलाता है। यानी अगर हम आपसे बात करें कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, प्राणी का शारीरिक मतलब यहाँ पे देखिए, शरीर का यहाँ पे क्या, शारीरिक हो गया, चाहे मानसिक हो गया और चाहे सामाजिक हो गया, इनसे वो अगर अच्छा है, स्वस्थ है, तो उसे क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे, ठीक है। यानी WHO ने क्या बताया है कि जो शरीर होता है ना, यानी याद रखिएगा कि जो मानव होता है उसका शरीर होता है, तो शारीरिक सुख हो गया, जैसे शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामाजिक उसको कोई दबाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वास्थ्य कहलाएगा। तो स्वास्थ्य का डेफिनेशन आपको पता लग गया होगा। अब पता चलता है कि रोग क्या है, ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो पहले तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जान गए कि स्वास्थ्य क्या है, कि मानसिक रूप से सही रहना, बाबू यहाँ पे सामाजिक रूप से सही रहना और शारीरिक रूप से सही रहना ही हमारा क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। अगर आप बात करें कि रोग क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, रोग जो होता है ना, आपको बता दें कि रोग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि शरीर के सामान्य अवस्थाओं में किसी प्रकार की प्यारे बच्चों असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता के कारण कुछ होता है ना, उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों क्या हो गया, आपका हाथ पे चोट लगा, वो फूल गया, तो शारीरिक संरचना में बदलाव हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा। आपकी बॉडी जो है गर्म हो गई, यानी क्या हो गया, बुखार हो गया आपका, तो ये क्या है, अगर शारीरिक में क्या हो रहा है, आपकी कुछ बदलाव हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शरीर के सामान्य अवस्थाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन देखा जाता है, दुर्बलता देखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग रोग बोलते हैं, ठीक है। अब इस रोग के बाद याद आया कि रोग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। बाबू जो रोग होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो रोग होता है, आपको ध्यान में रखना है कि जन्मजात रोग होगा, ठीक है। जन्मजात रोग की बात करें तो जन्मजात रोग क्या होता है कि जो जन्म से माता पिता से हमको मिला होता है। जैसे प्यारे बच्चों हमारा हो गया गुणसूत्रीय विकार, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम हो गया, चाहे हमारा टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये क्या हो गया, जन्मजात होगा, जो हमको माता पिता से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जन्मजात रोग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब जितने भी बीमारियां होती हैं, अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, यानी ये हमको माता पिता से ही प्राप्त होती है, ठीक है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहेगी। अगर बाप को है तो उसके संतान को भी होगा, अगर माता पिता को जनक को है तो उसके संतान को भी होगा, 100% है। तो ये सब क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है जन्मजात रोग, ठीक है। यानी पहला जो
डिस्कस किए आपका जन्मजात रोग। और दूसरा जो रोग होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, उपार्जित होता है। यानी क्या होता है, जन्म के बाद। उपार्जित रोग का मतलब क्या, जन्म के बाद रोग जो उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कैंसर हो गया हमारा, है ना, जितनी भी बीमारियां होती है शरीर में, जैसे बुखार हो गया, कोई भी बीमारी हुआ जो जन्मजात, यानी कहने का मतलब क्या, जो जन्मजात हो, जो हमारे माता पिता से मिला हो, जो अनुवांशिकी रूप से चल रहा हो। जो अगर हमारे माता पिता को क्या है, हीमोफीलिया है, तो पुत्र को भी क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। अगर सिकल सेल एनीमिया है तो 100% की पुत्र को भी क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। चाहे किसी को बाबू यहाँ पे याद रखिए डाउन सिंड्रोम है तो उसके पुत्र को भी क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम हो, कोई भी वो होगा तो उसे जन्मजात रोग कहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए उपार्जित रोग, यानी शारीरिक मतलब जन्म के बाद स्वस्थ है, जन्म के बाद अगर किसी को कोई रोग होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उपार्जित रोग बोलेंगे। यानी वो अनुवांशिक रूप से नहीं चलता है, जन्म के बाद होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। 100% आया है बाबू, एक बार बता दीजिए कि स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है। स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है, और रोग के कितने प्रकार होते हैं, ये भी हमने आपको डिस्कस किया, ठीक है। ये भी हमने आपको डिस्कस किया कि बाबू स्वास्थ्य क्या होता है। तो WHO ने क्या कहा कि अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ है, सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ मनुष्य कहलाएंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और रोग क्या होता है कि प्यारे बच्चों जो हमारे शारीरिक संरचना में और प्यारे बच्चों दुर्बलता के कारण जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग रोग कहते हैं। और रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि पहला जो रोग होता है आपको याद रखना है कि जन्मजात रोग होता है। यानी जो जन्म से ही हमको मिला होता है, जो माता पिता में होता है रोग, वो हमारे पास भी होगा, है ना, वो उसे क्या कहेंगे, जन्मजात रोग कहेंगे। और प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए कि उपार्जित रोग जो हमारे जन्म के बाद उत्पन्न होता है, जो हमारे जन्म के बाद, यानी हमारे माता पिता को नहीं है लेकिन हमको वो जन्म के बाद उत्पन्न हो गया, उसे क्या कहेंगे, उपार्जित रोग कहेंगे। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आइए कि जन्मजात रोग, यहाँ पे इसके उदाहरण देख लेते हैं। यही सब पढ़ना है, रोगों के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जन्मजात रोग क्या होता है कि वे रोग जो मानव से जन्म से ही होते हैं उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जो हम आपको बिल्कुल बढ़िया से डेफिनेशन दिए हैं कि वे रोग जो क्या होता है, मानव के जन्म से ही होते हैं, यानी जन्मजात रोग कहते हैं। जो माता पिता का होगा वो हमको भी होगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए किसी जिन में उत्प्रेरण द्वारा, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा जिन उत्प्रेरण जैसे माता पिता में होता है ये सब, तो पुत्र में 100% हो कि होगा ही। यानी जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है प्यारे बच्चों आपको पता है ना, हीमोफीलिया में। और प्यारे बच्चों वर्णता होगा, सिकल सेल एनीमिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। अगर साधारण आदमी का हाथ कट जाए तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें रक्त का थक्का बन जाता है और यहाँ पे क्या होता है, हमारा रक्त स्राव रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जिसको हीमोफीलिया हो गया उसमें क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, कटेगा तो रक्त का थक्का जल्दी बनेगा ही नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत अधिक आदमियों की मृत्यु हो जाती है ना। बाकी ये बहुत ही कम आदमियों में देखा जाता है, बहुत ही ना मात्रा में ये बीमारी होती है, लेकिन जिसको भी होती है अनुवांशिक होती है। अगर माता पिता को है तो पुत्र को, संतान को ये बीमारी होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोफीलिया आपको समझ में आ गया। किसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जन्मजात रोग के अंतर्गत आता है। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये अगर माता पिता को है तो आपको 100% होगा। और इसमें क्या होता है, रक्त स्राव रुकता नहीं है, रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि साधारण मानव में क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है, कटता है तो हमारा आपका कटेगा तो कहीं पे क्या होगा, रक्त का थक्का बन जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया जिसको होगा अगर कट जाएगा तो वहां पे जल्दी रक्त का थक्का बनने का ही नहीं, रक्त स्राव जो होता है एकदम जारी रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वर्णता हो गया। वर्णता में क्या होता है, रोगी जो होते हैं उनको लाल और यहाँ पे देखिए हरा रंग में पहचान ही नहीं होता है। हरा और लाल रंग में इन लोगों को क्या होता है, पहचान नहीं कर पाते। हरा और लाल रंग में क्या होगा, इन लोग पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या होगा, हमारा बाबू जन्मजात रोग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि इसमें रक्त क्या होता है प्यारे बच्चों, चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। रेड ब्लड जो सेल्स होता है ये चिपचिपा होता है। साधारण मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन जिसको भी सिकल सेल एनीमिया है इनमें यहाँ आप देखिए आरबीसी जो है, याद रखना है, आरबीसी जो है इनका जो जीवन काल होता है 15 से 20 दिन का ही होता है। 10 से 12 दिन या 15 से 20 दिन का ही मैक्सिमम, एवरेज लीजिए 15, 10 से 12 या 15 से 20 दिन का इन लोग का जीवन काल होता है, जिनको भी क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे बोले कि किसी जीन में उत्परिवर्तन द्वारा, यानी जीन उत्परिवर्तन द्वारा कौन कौन सा रोग होगा, हीमोफीलिया हो गया, वर्णता हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्रीय
विकार बोलिए या असमानताएं बोलिए, यानी गुणसूत्रीय विकार बोलिए या असमानताएं बोलिए, इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो प्यारे बच्चे इसके द्वारा होता है डाउन सिंड्रोम। ये क्या होता है? गुणसूत्र अलग ना होने के कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है? अलग नहीं हो पाते, इसके कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसेमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होगा? ट्राइसेमी के कारण। इसमें क्या होगा? 2n+1 हो जाएगा। साधारण मनुष्य में 46 को गुणसूत्र रहेंगे, लेकिन इसमें एक प्लस जोड़ दीजिए, 47 को गुणसूत्र होता है। ठीक है, और इससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो मंदबुद्धि और बुड़बक उत्पन्न होते हैं, और 10 से 12 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बच्चों की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आज ये डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यानी अगर आपसे बोला जाए कि ये जो है गुणसूत्रीय विकार ये क्या है, तो इसमें प्यारे बच्चों गुणसूत्र अलग ना होने के कारण होते हैं। तो अगर गुणसूत्र अलग नहीं होंगे तो किसी में ज्यादा चल जाएंगे, तो ट्राइसेमी हो जाएगा। तो ट्राइसेमी क्या होगा? 2n+1 हो जाएगा, एक वो गुणसूत्र बढ़ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि वो कहलाएगा आपका 100% याद रखिएगा कि उसे बोलेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम। अगर क्या होता है, अब यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं ना, एगो घट जाते हैं इसमें, है ना। तो साधारण मनुष्य में 46 को होता है और एगो इसमें घट जाता है, तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में कितना? 45 को गुणसूत्र हो जाता है। अब यहाँ पे क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है? 44 को प्राइमरी में होता है, लेकिन इन लोगों में क्या होगा? X6 की मात्रा एगो अधिक रहती है। ठीक है, याद रखना है कि इनमें क्या होगा? शारीरिक जो संरचना होगी वो लड़कों की होगी, लेकिन उन लोगों में लड़कियों का गुण सबसे ज्यादा पाया जाएगा। उन्हें क्या होगा? सारी लड़कियों वाली कामें पसंद होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार बताइए, कमेंट हम आपका देख पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो इसको भी हमने डिस्कस कर दिया कि क्लाइनोफिल्टर सिंड्रोम क्या है। अब देखिए कि वातावरणीय कारकों द्वारा, है ना, ये भी ये क्या होता है बाबू? जन्मजात रोग के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे याद है कटा हुआ होंठ, कटा हुआ तालु, तो बाबू यहाँ पे याद है कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालु। देखे होंगे कि माता पिता का अगर कटा हुआ होंठ है चाहे कटा हुआ तालु है, तो उससे उत्पन्न संतान का भी वही हाल है ना। तो ये क्या होता है? जन्मजात रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए अगला आ जाइए कि उपार्जित रोग क्या होता है। बाबू उपार्जित रोग के हम क्या बताएं कि जो जन्म के बाद रोग उत्पन्न होता है उसे उपार्जित रोग कहते हैं। जो जन्म के बाद, यानी जन्म हुआ तो हम बिल्कुल स्वस्थ थे बाबू, उसके बाद जब हमको रोग उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपार्जित रोग कहेंगे। ठीक है, तो उपार्जित रोग की बात करें, ध्यान में रखिएगा, उपार्जित रोग की बात करें तो उपार्जित रोग किसे कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ये रोग जन्म से नहीं होता, परंतु जन्म के बाद यहाँ आप देखिए कारणवश उत्पन्न हो जाता है। किसी कारण से उत्पन्न हो जाएगा, चाहे आपकी गलतियों से उत्पन्न होगा, लेकिन ये उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संक्रमण रोग, है ना, जो प्यारे बच्चों क्या होता है? एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण रोग कहते हैं। उपार्जित के अंतर्गत आता है, उपार्जित रोग के अंतर्गत पहला आता है संक्रमण रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण, है ना। और एक होता है असंक्रमण, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, उसे क्या कहते हैं? असंक्रमण रोग कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर रखिएगा कि संक्रमण या यहाँ आप देखिए संचरणीय रोग क्या होता है? संक्रमण रोग, यानी ऐसा रोग, लिखिएगा, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उन्हें संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा संक्रमण रोग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा असंक्रमण रोग, है ना, असंक्रमण रोग या असंचरणीय रोग क्या होता है? ठीक है, असंक्रमण रोग वही होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। यानी देखिए ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्यारे बच्चों नहीं फैलता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग किसे कहेंगे? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उसे असंक्रामक रोग। अगर आपसे पूछे संक्रामक रोग क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे याद रखने के उपार्जक रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप उपार्जित जो रोग होता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। जैसे हमारा रतौंधी हो गया, ये नहीं फैलता एक से दूसरे में। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है जिसमें हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, ये भी इसमें भी नहीं फैलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से नोट कीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि संक्रामक रोग दो प्रकार में बटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, है ना। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनको दो प्रकार में बांटा गया है संक्रामक रोग को। कौन कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संगर्ज रोग, याद रखिएगा संगर्ज रोग, यानी ऐसा रोग जो शरीर के संपर्क से फैलता है, यानी शरीर के संपर्क में आने से जो फैल जाए उसे क्या कहेंगे? तो प्यार बच्चों संगर्ज रोग कहेंगे। जैसे दाद हो गया, यहाँ पे देखिए चेचक हो गया,
खसरा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। ये सब क्या होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अगर संपर्क में आते हैं, खांसता छींकता है, चाहे कुछ भी करता है, उसका जूठा खाते हैं तो वो आपको हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे क्या, संक्रामक रोग में संसर्ग रोग, है ना। अब यहाँ पे देखिए असंसर्ग रोग, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे देखिए असंसर्ग रोग क्या होता है, ये आपको ध्यान में बताते हैं। अब देख ऐसा रोग जो भौतिक कारकों हवा, पानी, भोजन और वाहनों के द्वारा फैलता है ना। यानी ये जो होता है ना, दाद हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, शारीरिक संपर्क से आने से फैलता है। लेकिन हवा, पानी, भोजन से बाबू जो फैलेगा, यानी ये भी संक्रामक रोग में ही आता है। हवा, पानी, भोजन यानी क्या, साथ ही साथ खाते हैं, जूठा खाते हैं, उससे फैलेगा, उसे क्या कहेंगे, असंसर्ग रोग कहेंगे। जैसे हाइजा हो गया, मलेरिया हो गया, यहाँ पे प्लेग हो गया, है ना। ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग में क्या होते हैं, असंसर्ग रोग होते हैं। ठीक है, जो प्यारे बच्चों किसके द्वारा, यहाँ पे याद रखिएगा कि ऐसे रोग जो भौतिक कारकों द्वारा हवा, पानी, भोजन और यहाँ पे देखिए वाहकों द्वारा फैलता है, उसे असंसर्ग रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइजा, मलेरिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला तो शारीरिक मतलब संबंध से क्या होता है, फैलता है ना। और दूसरा क्या होता है कि उसका जूठा खाइएगा तब भी फैलेगा, लेकिन संक्रामक होगा, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट से आप लोग नोट करेंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कीजिए। चलिए अगला आज की असंक्रामक रोग मुख्य 7 प्रकार के होते हैं। जो असंक्रामक रोग होता है प्यारे बच्चों, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। और ये कितनी प्रकार के होता है बाबू, ये 7 प्रकार का होता है। ध्यान में रखना है कौन कौन असंक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रोग होता है, पहले बच्चे याद रखिएगा कि क्षय कारक रोग, पहला जो हो गया क्षय कारक रोग। क्षय कारक रोग क्या होता है, ये रोग महत्वपूर्ण अंगों से ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें क्या होगा, महत्वपूर्ण अंगों के सही ना कार्य करने से ये रोग उत्पन्न होता है ना। यानी आपके जो शरीर का कोई मान लीजिए कि महत्वपूर्ण अंग है वो कार्य नहीं कर रहा है, जैसे हृदय आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सब हो जैसे मिर्गी हो गया, है ना। जैसे मिर्गी क्या होगा बाबू, मिर्गी भी उपटता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, पहले बोला जाता था पहले कि चमड़ा का चप्पल सुंघाया जाता था। ठीक है, तो याद रखना है कि क्षय कारक रोग पहला होगा। ये रोग महत्वपूर्ण अंगों के सही से न काम करने से ये रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षय कारक रोग कहते हैं। जैसे मिर्गी हो गया, हृदय का रोग हो गया, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्षय कारक। दूसरा बात करें यहाँ पे अल्पता रोग, है ना। अल्पता रोग क्या होता है, वे रोग जो पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज तथा हार्मोन्स की कमी के कारण उत्पन्न होता है। जैसे प्यारे बच्चों मधुमेह हो गया, यहाँ पे बेरी बेरी हो गया और धंधा आदि हो गया। यानी अगर हम आपसे बात करें कि अल्पता रोग क्या है, जो पोषक तत्वों की कमी से, जैसे विटामिन की कमी से, तो विटामिन का नाम ले लिए। ये मधुमेह क्या होगा, ये शुगर, ब्लड शुगर, आपको पता है ना, ब्लड शुगर, यानी आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो मधुमेह हो जाता है ना, मधुमेह हो जाता है। ठीक है, अब बेरी बेरी रोग कैसे होता है, तो विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी। यानी अगर आपके पास विटामिन B1 की कमी है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये उत्पन्न हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होगा, बेरी बेरी रोग उत्पन्न हो जाएगा। धंधा भी होता है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ये रोग होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पता रोग बोलते हैं। अब देखिए कि प्रत्युजंक रोग क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा प्रत्युजंक रोग क्या है, जब शरीर किसी बाहरी पदार्थ के प्रति यहाँ पे देखिए अति संवेदनशील हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्युजक रोग कहते हैं। यानी जब किसी शरीर के बाहरी पदार्थ से क्या होता है, अति संवेदनशील हो जाए, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रत्युजक रोग कहेंगे। कैंसर रोग क्या होता है कि यह उत्तक की असमान यहाँ पे देखिए वृद्धि के कारण होता है, जैसे कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये उत्तक क्या होता है, इसमें उत्तक असमान यानी लगातार बढ़ने लगता है। और कैंसर तो हम लोग जानबूझ के लाते हैं क्योंकि आजकल का युवा पीढ़ी है, दिन भर सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ये सब क्या होता है, ये सब उत्तक को बढ़ाता है, जिससे कैंसर हो जाता है। माउथ कैंसर हो गया, तो ये सब किस कारण से होता है, जितने भी खैनी खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोग को हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आ जाएगी मानसिक विकार। ठीक है, मानसिक, नाम से ही चल रहा है कि मानसिक विकार, यानी मानसिक तनाव, यानी ज्यादा टेंशन लेने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक विकार कहते हैं। तो ये इसके प्रकार है, हम आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करें। मानसिक विकार यानी ज्यादा टेंशन लेने से भी प्यारे बच्चों क्या होता है बाबू, एगो रोग उत्पन्न हो जाता है, एगो रोग बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मानसिक विकार कहेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे आ जाइए, जैसे यहाँ पे याद रखिएगा असवाद, है ना। असवाद को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इक्वेनिल का। ठीक है, इसके लिए दवाई कौन सा प्रयोग करते हैं, तो बाबू इक्वेनिल का हम लोग प्रयोग करते हैं असवाद मिटाने के लिए। ठीक है, जैसे हो गया हमारा सर दर्द होने लगेगा, ज्यादा सोचेंगे तो आदमी पागल भी हो जाता है सोचते सोचते, तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, मानसिक विकार का एक उदाहरण है। अब देखिए वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग, है ना।
वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग, यानी वातावरण के कारण कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये हम आपको बताते हैं कि वातावरण के कारण कौन कौन सा रोग होता है। वातावरण में उपस्थित यहाँ पे देखिए पराबैंगनी किरणों, वायु प्रदूषणों, ध्वनि के कारण उनके अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में प्यारे बच्चों यहाँ देखिए शरीर में नमक की कमी, आयोडीन की कमी। चाहे प्यारे बच्चों वातावरण में पाराबैंगनी किरण है, तो पाराबैंगनी किरणों से क्या होगा, हमारा त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। और उसको छानने का काम कौन करता है, ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर पे पाया जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि बाहरी कारकों के द्वारा कौन सा रोग होगा, वातावरणीय कारकों के द्वारा कौन सा रोग होगा, तो प्यारे बच्चों पाराबैंगनी किरण है, उससे क्या हो जाएगा, हमको त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिए कि वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, इन सब से क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे दिए कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, पसीना निकलता है और आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन पीते हैं। अगला आ जाइए, अगला जो रोग है यहाँ पे याद देखिएगा, बुरी आदतों के कारण लगने वाला रोग। ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों, असंक्रामक रोग में ही आता है कि बुरी आदतों के द्वारा कौन कौन सा होगा, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू आदि मदद में। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आदि मादक पदार्थों के सेवन तथा यहाँ पे देखिए असंतुलित जीवन शैली के कारण भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मोटापा, है ना, यकृत संबंधित रोग, मानसिक विकार, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हमारा खैनी, इसमें कैंसर भी आएगा, ये लिखा नहीं गया है, आदि लिख दिया है, तो इसमें कैंसर भी आएगा। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है, हम देखते हैं प्यारे बच्चों कभी कभी कि छोटे छोटे बच्चे जो 10 से 12 साल के हैं सिगरेट धूक रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तिरंगा खा रहे हैं। तो इन सब से क्या है, वो अपने मौत को दावत दे रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, वो अपने मौत को दावत दे रहे हैं, अपने मौत को बुला रहे हैं कि आओ मुझे ले जाओ। तो ये सब क्या होता है प्यारे बच्चों, बुरी आदतों की वजह से भी लोग नहीं समझते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इतना लोगों को नहीं समझ में आता है कि मान लीजिए कि किसी के आदमी का शादी हो गया, तो शादी हो गया तो उसका परिवार बढ़ा, उसकी बीवी आई, जब बीवी आई तो बच्चे भी आएंगे, है ना, जब बच्चे हो गए फिर भी वो लोग नहीं सुधरते हैं, वो लोग अपने ही नशे में मगन रहते हैं। यहाँ पे उनको एक बात सोचना चाहिए कि मैं ही हूँ उन लोग का सब कुछ। अपने बेटे के लिए, बाबू बेटे के लिए क्या होता है, बाप ही सब कुछ होता है ना, माँ बाप ही सब कुछ होता है। और उसकी पत्नी के लिए कौन क्या होगा, उसका जो हस्बैंड होगा वही होगा। क्योंकि जब हस्बैंड मर जाता है तो जो औरतें होती है विधवा हो जाती है, उन लोगों का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि ससुराल से भी निकाल दिया जाता है कहीं कहीं पे कि जाओ अब तुम्हारा क्या काम है, रह के क्या करोगे। वो चली जाती है मायके, मायके वाला भी क्या करेंगे, जब तक माई बाप जिंदा रहेगा तब तक देखेंगे, उसके बाद से भाई बहन, भाई वही होगा, कितना दिन देखेगा, एक दिन देखते देखते बोलेगा कि तुम अपना देखो। तो यहाँ पे कम से कम लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी बुरी आदतों से हम दूर जाएं। ठीक है, ये बहुत ही बुरी आदत है। तो आप लोग आज संकल्प लीजिए कि आप जितने भी बच्चे हैं, एक भी बच्चा धूम्रपान नहीं करेगा। इससे अगर बीमारी होती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से नोट कीजिए। तो चलिए चलिए अगला जी, अगला यहाँ पे ये भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं कि मानव में संक्रमण रोग। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि मानव में जो संक्रमण रोग क्या होता है, जो शरीर के संपर्क में आने से फैलता है, माने मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। एक तो यहाँ पे बोला जाता है कि क्या होगा प्यारे बच्चों, शरीर के संपर्क में आने से रोग फैलेगा। दूसरा कि अगर यहाँ पे उसका जूठा खाना खाने से, खांसी से, छींकने से क्या होता है, वो रोग फैल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा संक्रमण रोग। अब संक्रमण रोग प्यारे बच्चों यहाँ पे जानना है कि किस किस के कारण हो सकते हैं। तो ये विषाणु के कारण बढ़ते हैं, फैलते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, कवक के कारण हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे है, प्रोटोजोआ है, कृमि है, इनके कारण क्या होगा हमारा प्यारे बच्चों ये संक्रामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि मानव में संक्रमण रोग कैसे फैलता है, तो याद रखना है सबसे पहले कि मानव में संक्रमण रोग, याद रखिएगा कि मानव में संक्रमण रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है, यानी वायरस के द्वारा फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ के द्वारा भी फैलता है, कृमि के द्वारा, कवकों के द्वारा अगर फैलता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे मानव में संक्रमण रोग कहेंगे। ठीक है, जैसे रोगजनक हो गया, ऐसे सूक्ष्म जीव, रोगजनक किसे कहते हैं, है ना, रोगजनक किसे कहेंगे, ऐसे सूक्ष्म जीव जिससे रोग होता है उसे रोगजनक कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, हमारा वायरस हो गया, हमारा यहाँ पे कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सबसे अगर रोग फैल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोगजनक। यानी रोग का बाप, जनक का मतलब क्या, पिता, यानी रोग का बाप कौन होगा, तो वायरस के द्वारा फैलेगा तो वायरस बाप हो गया, है ना। अगर बैक्टीरिया के द्वारा फैल रहा है तो बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो यानी रोगजनक किसे कहेंगे, तो ऐसे सूक्ष्मजीव जिससे रोग होता है, ऐसे सूक्ष्मजीव जिससे रोग होता है, जैसे वायरस के द्वारा रोग हो जाएगा,
है ना, हमारा बैक्टीरिया के द्वारा हो जाएगा, कवक के द्वारा हो जाएगा, प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कृमि के द्वारा हो जाएगा। तो ये सबसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। रोग की प्रकृति का आधार पर मानव में ही होने वाले रोग को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया। यानी रोग की प्रकृति के आधार पर, यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होगा, वायरस से कौन सा रोग होगा, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होगा, है ना, कृमि से कौन सा रोग होगा, इसके बारे में प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विषाणु जनित रोग यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है, ठीक है, वायरस के द्वारा, तो विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए इन्फ्लुएंजा, देखिए इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे पित्त ज्वर, हेपेटाइटिस, खसरा, एड्स, हार्पिस, रेबीज, डेंगू, पोलियो, ये सब क्या होते हैं इत्यादि जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रमुख हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलते हैं शरीर में प्यारे बच्चों, क्या ये विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्फ्लुएंजा हो गया, पित्त ज्वर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, खसरा हो गया, एड्स हो गया, हार्पिस हो गया, रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, ये प्यारे बच्चों पोलियो हो गया। ये किसके द्वारा फैलेंगे, वायरस के द्वारा फैलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों इन्फ्लुएंजा। ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, कौन सा इसका रोगजनक, यानी इसमें वायरस कौन सा होता है। रोगजनक का मतलब क्या है, इसमें वायरस कौन सा होगा। रोगजनक का मतलब हो गया कि इसमें वायरस कौन सा होगा। तो इन्फ्लुएंजा में वायरस कौन सा होगा, आर्थोमिक्सो विषाणु। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के द्वारा फैलता है, तो आपको बताना है आर्थोमिक्सो विषाणु। इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के द्वारा फैलता है, तो आर्थोमिक्सो, यहाँ पे याद रखना है क्या हो जाएगा, अर्थोमिक्सो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषाणु के द्वारा फैलेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए कि संक्रमण, यानी इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, संक्रमित व्यक्ति के खांसी छींकने पर यहाँ देखिए निकलने वाले यहाँ देखिए बिंदु कोणों के द्वारा, यानी अगर किसी के पास इन्फ्लुएंजा है, किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया है, वो आपके सामने आके क्या किया, छींक दिया, खांस दिया, या उसका आप झूठा खा लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको इन्फ्लुएंजा 100% होगा। ठीक है, और इस इन्फ्लुएंजा रोग का कारण क्या होता है, इसमें विषाणु कौन सा होता है, ऑर्थोमिक्सो विषाणु होता है। ठीक है, अब देखिए कि लक्षण इसमें क्या होगा कि अगर आपको हो जाएगा इन्फ्लुएंजा तो लक्षण क्या होगा, ठंडी लगने लगेगा, आपको बुखार आएगा, खांसना छींकना, ये प्यारे बच्चों इसका एक मुख्य लक्षण है। ठीक है, अब रोकथाम की बात करें कि इसको आप रोक कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा पेनिसिलिन याद रखना है, और यहाँ देखिए स्ट्रेप्टो पेनिसिलिन के इंजेक्शन से इस रोग को प्रबलता को, यानी इसकी जो मजबूती है, यानी इस वायरस को हम लोग कम कर सकते हैं, है ना। यानी जिसको भी अगर आपसे बोला जाए इन्फ्लुएंजा है तो उसके रोग के लिए क्या यहाँ पे याद रखने के स्ट्रेप्टोपोल, यहाँ पे याद रखिएगा स्ट्रेप्टोपोलिनिसिन, और यहाँ आप देखिए और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, पोलिसिन, पोनिस मतलब याद रखिएगा पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोपेन, यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन जो होगा उसका अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो इस विषाणु को आप जो प्रबलता है, यानी इसका जो मजबूती है, इसको कम कर सकते हैं। रोगों के संक्रमित कपड़ों को उबाले हुए पानी में साफ करें, यानी जो रोगी है, मान लीजिए किसी को इन्फ्लुएंजा है, उसको वो रोगी है तो क्या करेगा, उसको गर्म पानी में उसके कपड़े को धोना है। ठीक है, ताकि उसमें का वायरस मर जाए। ठीक है, इसके उपचार के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एपमेंटीन याद रखना है, एमेंटाडीन, यहाँ पे एमेंटाडीन जो है औषधि का प्रयोग करें, एमेंटाडीन औषधि का प्रयोग करें। बहुत तेज बुखार होने पर गीले कपड़े की पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत तेज कभी भी किसी को भी बुखार होता है, कोई भी बुखार हो तो गीली पट्टी का जरूर प्रयोग करना चाहिए, सर पे डालना चाहिए, पूरे बदन से गीला कपड़ा से उसको पोंछना चाहिए। तो ये आपको इन्फ्लुएंजा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किस रोगजनक द्वारा होता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि आर्थोमिक्सो विषाणु, पूछेगा तो यही पूछेगा। अगला आ जाएगी हेपेटाइटिस। अब ये भी वायरस के द्वारा, हम क्योंकि वायरस के द्वारा ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस कैसे फैलता है प्यारे बच्चों, मानव में यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा यहाँ पे होती है। विषाणु का ही नाम है हेपेटाइटिस। और प्यारे बच्चों हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी डी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई जो होगा हमारे प्यारे बच्चों इसके प्रकार होंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस ए याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के विषाणु सामान्य यहाँ पे सामान्य मुख से प्रवेश करते हैं। सामान्यतः यानी जो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस बी है ये सामान्य क्या मुख से प्रवेश करते हैं। ये जो विषाणु होते हैं ए और ई ये मुख से प्रवेश करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और डी निम्न कारणों से करते हैं। ठीक है, यानी वो प्यारे बच्चों जैसे दूषित रक्तदान से, दूषित क्या रक्तदान से हो गया। अपरा द्वारा यहाँ आप देखिए संक्रमित माता के गर्भ शिशु को, यहाँ आप देखिए संक्रमित, यहाँ आप देखिए साथी के साथ लैंगिक संबंध बनाने से, अगर किसी को है हेपेटाइटिस है ना, उसके साथ आप गलत संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं प्यारे बच्चों, उससे भी हो जाएगा। हेपेटाइटिस इस सामान्य दूषित रक्त, यहाँ देखिए
क्या हेपेटाइटिस जो होता है प्यारे बच्चों दूषित रक्त धार चढ़ाने से फैलता है। यानी किसी को मान लीजिए कि हेपेटाइटिस है और प्यारे बच्चों वहीं खून क्या किया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो उसको भी हो जाएगा। लक्षण क्या होगा, उल्टी इसमें बार बार आता है, ठीक है, यकृत का बढ़ जाना, ज्वर आदि, ये सब क्या है, इसके गुण है। तो आप लोग हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें ए और ई जो होता है मुख से फैलता है। बाकी प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपको बताया गया कि किस किस से फैल जाता है। अगला आ जाएगी रोकथाम का उपचार, यानी इसको रोकथाम हम कैसे करेंगे, हेपेटाइटिस का रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो याद रखना है कि ज्यादा यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन वसा वाला भोजन करना चाहिए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन वसा वाला हम लोग क्या करना है प्यारे बच्चों, भोजन करना है। शारीरिक संबंध बनाने समझे बाबू, यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग समझ सकते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या कि अगर शारीरिक आप संबंध बना रहे हैं तो उसमें प्रोटेक्शन का आप यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए इंटरफेरोन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस जो होता है उसका प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया जाता है, टीकाकरण कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको रोकथाम के लिए सब करना चाहिए। अब देखिए कि साधारण जुकाम है ना, साधारण जुकाम की बात करें, साधारण जो जुकाम होता है ना, ये भी प्यारे बच्चों क्या होता है, संक्रामक रोग होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, जो साधारण जो जुकाम होता है, आपको याद रखना है राइनो विषाणु। अगर आपसे पूछ देगा बुखार तो आपको बताना है राइनो विषाणु। जो साधारण बुखार होता है किसके द्वारा, राइनो विषाणु के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे कि साधारण बुखार किसके द्वारा होता है, राइनो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें संक्रमण क्या होता है प्यारे बच्चों, संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से निकलने वाली जो बिंदु कणे होती हैं उससे क्या होते हैं, लोग प्रभावित हो जाते हैं, उससे क्या होते हैं, उनमें आ जाती है ये वायरस राइनो विषाणु। अगर राइनो विषाणु है सामान्य, अगर आपको बुखार है और बुखार वाले आदमी के पास आप जाइएगा, ऐसे अक्सर होता है कि अगर एक भाई को बुखार हुआ तो उस घर के दूसरे भाई को भी बुखार हो ही जाता है, या एक सिस्टर को बुखार हुआ तो उसके घर के दूसरे लोगों को जरूर होगा, क्योंकि खांसते छींकने से क्या होता है, जो राइनो विषाणु होते हैं प्यारे बच्चों आप में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको भी क्या होगा, बुखार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से, अगर मान लीजिए कि उससे वो नहाता है, मुंह पोंछता है, उससे आप भी पोंछ लिए तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि लक्षण इसमें क्या क्या है, राइनो विषाणु यानी साधारण जुकाम में प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे कि लक्षण क्या होगा, बार बार छींकेंगे, खांसेंगे, गले में दर्द होगा, यहाँ आप देखिए नाक कान बंद हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना, यानी नहीं लगता है कि नाकवा जाम हो गया, अब सांस कैसे ले, ऐसे होता है ना, हमारे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ में, कि कभी कभी ठंडिया में क्या होगा, नकिए जाम हो जाएगा, अब नकिए से सांसें नहीं लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, मुंह से सांस लेने लगते हैं ना, गरम गरम हवा छोड़ने लगते हैं, आप भी करते हैं। और गला में क्या होगा, लगेगा कितना कफ जमा होगा, कितना ज्यादा खांसी हो जाएगा, तो ये साधारण जुकाम होता है, ठीक है। अब ये रोकथाम के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा कि रोकथाम अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। व्यक्तिगत, यहाँ आप देखिए यहाँ पे अगर आपसे रोकथाम के लिए पूछा जाए तो आपको सिंपल सा बताना है, व्यक्तिगत साफ यानी सफाई पर ध्यान देना चाहिए, नियमित समय पर हाथ धोकर मत रहना चाहिए और हाथ धो के ही खाना पीना खाना चाहिए। यहाँ आप देखिए एस्पिरिन चाहता है, एंटी यहाँ पे याद रखिएगा, एंटी यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टामिन्स औषधि का उपयोग करना चाहिए, एस्पिरिन खाइए या एंटी एस्टामिन का उपयोग आप कीजिए, आप सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाइए डेंगू बुखार। बाबू ये भी क्या है, संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, और ये किसके द्वारा, सारा विषाणुओं के द्वारा हम बता रहे हैं, ये विषाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है। जैसे डेंगू बुखार हो गया, ये प्यारे बच्चों इसके रोगजनक कौन है, डेंगू विषाणु, यानी मच्छर जो होते हैं, डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू विषाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। साधारण मनुष्य में 3 से 4 लाख, चाहे 2 से 4 लाख के बीच हमारा प्लेटलेट्स होता है, लेकिन इनके काटने के बाद से कितना, 30,000 20,000, किसी किसी का प्यारे बच्चों 30,000 तक आ जाता है, किसी का 80,000 आ जाता है, यानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे आदमी एकदम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और बहुत ज्यादा तेज इसमें बुखार भी आता है, ठीक है। तो डेंगू अगर बात करें तो प्यारे बच्चों क्या होगा, डेंगू विषाणु के कारण होगा। संक्रमण प्यारे बच्चों बहुत किया जाए तो यह रोग मच्छर के एक प्रजाति, यहाँ आप देखिए एडीज, यहाँ आप देखिए एजिप्टा, याद रखिएगा, एडीज एजिप्टा, एडीज एजिप्टा याद रखिएगा। डेंगू किसके द्वारा फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल में पूछ सकते हैं कि एडीज एजिप्टा के द्वारा फैलता है। देखिए कि अगर पूछेगा कि यह रोग मच्छर की एक प्रजाति किसके द्वारा, तो एडीज एजिप्टा के द्वारा फैलता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ आप देखिए लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है, तेज बुखार, गंभीर सर दर्द, है ना, तेज बुखार और गंभीर सर दर्द,
यहाँ देखिए नेत्रों के पीछे दर्द है ना, आंखों के पीछे दर्द होता है, भूख लगना, जी मचलना, और यहाँ पे पेशियों का दर्द होता है, ये इसका क्या है लक्षण है। और सबसे ज्यादा तेज बुखार, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में प्लेटलेट्स को कम कर देना, ये सब क्या है प्यारे बच्चों इसके लक्षण है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डेंगू हुआ है। चलिए डेंगू यहाँ आप देखिए प्रशिक्षण, यानी इसके टेस्ट के लिए क्या करेंगे, तो पहला एलिसा जांच डेंगू के लिए कराया जाता है, हे ऐसा इसके लिए भी किया जाता है। यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्टेज है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी हम लोग क्या करते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर से भी इसका जांच किया जाता है। तो ये क्या होगा, इससे जांच होगा डेंगू का। अगला यहाँ पे आ जाएगी रोकथाम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो डेंगू का रोकथाम यानी डेंगू का जो मच्छर होता है साफ पानी में उत्पन्न होता है, तो उसकी साफ सफाई हमको करनी पड़ेगी। यानी डेंगू के रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की जगह को क्या करना, समाप्त कर देना। यहाँ पे जहाँ पे पानी लगा हुआ है वहां से पानी हटा दीजिए। अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों डीडीटी का छिड़काव करना। इनके अतिरिक्त दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि जो मच्छर है वो घर में ना घुस सके। डेंगू बुखार की कोई आप देखिए विशेष प्रजैविक औषधि नहीं है। बुखार के समय पैरासीटामोल ली जा सकती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसकी कोई प्रजैविक औषधि नहीं है, बुखार के समय पैरासीटामोल लिया जाता है। और एक बात हम लोगों में बताया जाता है, डॉक्टर भी बताते हैं कि पपीता का जो पत्ता होता है और बकरी का दूध होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और इसमें कीवी जो फल होता है, कीवी फल उसको दिया जाता है ताकि रोगी थोड़ा सा उसमें एनर्जी आए और स्वस्थ रहे, ठीक है। और पपीता का पत्ता और बकरी का दूध इसमें माना जाता है कि सबसे बेस्ट है इसके लिए। और रेबीज या हाइड्रोफेबिया, और ये सब क्या है, अभी ये वायरस के द्वारा जितना भी रोग फैलता है ना उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रेबीज हो गया या हाइड्रोफेबिया हो गया। रेबीज क्या होता है प्यारे बच्चों, बंदर के काटने से कुत्ता के काटने से हमारा क्या होता है, रेबीज फैलता है। और ये रेबीज विषाणु के द्वारा फैलता है। यानी अगर आपसे बात किया जाए कि रोगजनक कौन है बाबू रेबीज के, तो यह रोग यहाँ पे याद रखिएगा कि रेहेबेल्डो विषाणु द्वारा फैलता है ना। रेहेबेल्डो विषाणु या रेबीज विषाणु भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए रोग यहाँ पे देखिए रेहेबेल्डो विषाणु द्वारा फैलता है। यहाँ पे देखिए रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी क्या है रोग है, बहुत खतरनाक बीमारी है। संक्रमण क्या होगा, इस रोग का संक्रमण प्राय कुत्ते बंदर के काटने से ही होता है। अगर कुत्ता काट लेता है, जिसको रेबीज है वो काट लेता है, तो रेबीज विषाणु क्या करेंगे आपके शरीर में चले जाएंगे। और क्या होगा आपको उस समय तो पता नहीं लगेगा, आप टीकाकरण नहीं कराएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आने वाले 2-3 महीना 2 साल भी हो सकता है, उसमें क्या होंगे जो रेबीज के विषाणु होंगे वो डायरेक्ट आपके दिमाग पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। प्यार बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, जिससे आपको पानी से डर लगेगा। पानी को देखते ही आप चिल्ला के भागने लगेंगे। आस्ते आस्ते ऐसे हो जाएगा कि आपको कुत्तों वाली हरकतें हो जाएंगी, लार छूने लगेगा, कुत्ता बन जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे बच के रहना है। अगर किसी भी बच्चे को अगर मान लीजिए कि काट लेता है कुत्ता, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, बच्चे को अगर कुत्ता काट लेता है तो बच्चे माँ बाप के डर से, पिटाने के डर से क्या करते हैं, नहीं बताते हैं, है ना। तो वो बहुत खतरा हो सकता है आगे चल के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर आपसे पूछे रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है, तो जो इसके संक्रमण है प्यारे बच्चों कुत्ते बंदरों के काटने से होता है। इन जानवरों के लार में विषाणु पाए जाते हैं और लार द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में प्रवेश होता है। जैसे काटेंगे दांत से क्या होगा, लार चला जाएगा आपके ब्लड में और क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको हो जाएगा रेबीज, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कुत्ते उत्ते पाले जाते हैं उनको टीकाकरण कराया जाता है, ठीक है। तो जितने भी लोग कुत्ते पालते हैं ना उनको टीकाकरण कराया जाता है, ठीक है। एक बात की बात है, अभी थोड़ी कुछ महीने पहले की बात है कि एक महिला थी, उसका कहीं पे कट गया था हाथ होता है ना, कहीं पे कटा हुआ था, तो कुत्ते ने क्या किया, आगे चाट दिया उसको। क्योंकि देखते हैं कि शहरी लोग जो लोग होते हैं वो कुत्ता से चटवाते रहते हैं, मुंह हो चाहे हाथ हो चाहे कुछ हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कट गया और वो क्या किया, कुत्ता आके चाट दिया, और चाट दिया तो उसका लार क्या हुआ, उसके ब्लड में प्रवेश कर गया, उसके खून के अंदर चला गया और उस औरत को रेबीज हो गया। और रेबीज हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर पहले ही आप टीका करा लेते हैं तो पता है कि सही हो जाएंगे, लेकिन अगर हो गया स्टेज में चला गया तो आप इससे नहीं बच सकते। थर्ड स्टेज में गया, और ये पता ही तब लगता है जब थर्ड स्टेज में जाता है, जब हाइड्रोफोबिया आपको होता है। ऐसे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो वैसे पता नहीं लगेगा तो आप चेक नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर आप चेक नहीं कराएंगे रहते जाइएगा और जाके वो क्या करेगा, बैठते बैठते दिमाग पे आक्रमण करेगा और दिमाग क्या करेगा प्यारा बच्चों, आपका पागल कर देगा रेबीज विषाणु, ठीक है। आप कुत्तों जैसी हरकतें करने लगेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि लक्षण की बात करें कि लक्षण क्या होता है, कि विषाणु के शरीर में प्रवेश करते ही पहले शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और बाद में क्या होता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं में, यहाँ देखिए मेरुरज्जु को क्या करता है, नष्ट। हम क्या बोले कि जो विषाणु होता है, जो रेबीज का विषाणु होता है, डायरेक्ट दिमाग पे ही आक्रमण करता है। अब देखिए सिर में तीव्र दर्द होने लगेगा, क्या होगा, सर में बहुत दर्द होगा। रोग का विशेष लक्षण है शरीर में तीव्र ज्वर,
तथा गले छाती की यहाँ देखिए मांसपेशियों में ऐंठन होना, जिससे रोग की घबराहट होती है। यानी क्या होता है, जो पानी दिया जाता है ना, आप लोग मारिएगा हाइड्रोफोबिया, यूट्यूब पे मारिएगा हाइड्रोफोबिया पेशेंट, अब उसको पानी दिया जाएगा ना तो चिल्लाने लगेगा, क्यों, उसका गला में इतना दर्द होगा, घोटा ही नहीं जाएगा उसको, वो ऐसे ही नहीं चिल्लाता है, पानी देखते ही कांपने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, भागने लगेगा। ऐसे क्यों करता है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा दर्द होता है पानी को निगलने में, ये उसी को पता है। तो हाइड्रोफोबिया एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो किसी का भी कुत्ता सियार काट ले, कुत्ता बंदर उंदर काट ले, आपको क्या करना है, डायरेक्ट जाना है सरकारी हॉस्पिटल में, आपको टीकाकरण करा दिया जाएगा, उसके बाद से नहीं होगा। रेबीज फैलता कब है, जब 3rd स्टेज में जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, संक्रमण रोग है, और अगर रेबीज हो गया किसी का, वो आप आदमी अगर आपको काट लिया तो आपको भी रेबीज होना 100% तय है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आ जाइए रोकथाम का उपचार। बाबू रोकथाम इसका कैसे करेंगे, याद रखिएगा। रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, रेबीज रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्लियों के बच्चों को टीकाकरण करवाना चाहिए। यानी जितने भी कुत्ते पाले हैं और बिल्ली की बच्चियां पाले हुए हैं, चाहे बंदर पाले हुए हैं, उनको क्या करना है, आपको टीकाकरण करा देना है ना। उसका टीकाकरण होता है, आप टीकाकरण करवाइए। संक्रमित कुत्ते के काटने पर टीका लगवाना चाहिए। अगर कुत्ता काट लिया, टीका लगवाइए। पहले के टीके 14 होते थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 खुराकी दी जाती है। पहले 14 को सुई लगता था, अब की बार 6 को सुई लगता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतना आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्वाइन फ्लू जो होता है, ये भी वायरस के द्वारा ही फैलता है। स्वाइन फ्लू ये भी क्या होता है, वायरस के द्वारा ही फैलता है। तो चलिए स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ते हैं कि स्वाइन फ्लू क्या है। तो इसके रोगजनक कौन है, स्वाइन फ्लू के रोगजनक कौन है, यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो H1N1 विषाणु द्वारा फैलता है। बाबू स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है, तो H1N1 विषाणु के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। अब देखिए संक्रमण क्या है, इसमें संक्रमण क्या होगा कि स्वाइन फ्लू या श्वसन इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधित रोग है। विषाणु यहाँ आप देखिए सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, इसका विषाणु सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। इसके परिणाम सुअरों में कफ और बलगम बनने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, कफ और बलगम के कारण श्वसन के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है कि कफ और बलगम के साथ क्या होगा, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसके लक्षण क्या होंगे कि रोग को यहाँ देखिए 100 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक बुखार होने लगता है, शरीर में कपकपी तथा सिर दर्द होने लगता है। यहाँ देखिए भूख कम हो जाती है। इस रोग का यहाँ देखिए उत्पादन काला भाग 1 से 4 दिन तक होता है ना, 1 से 4 दिन तक रहता है। रोकथाम की बात करें तो प्यारे बच्चों इसका रोकथाम कैसे करेंगे हम लोग, तो टीकाकरण यहाँ पे याद रखना है कि टीकाकरण इस रोग के संक्रमण को रोकथाम को कम करेगा। सबसे अच्छा है कि टीकाकरण करवा लीजिए। किसका, तो अगर आपका स्वाइन फ्लू हुआ है तो प्यारे बच्चों आप टीकाकरण करा लीजिए। अब देखिए कि इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियां यहाँ आप देखिए जेनमेविर तथा यहाँ आप देखिए रेलेंजा तथा यहाँ आप देखिए ओसेल्टा मीविर तथा यहाँ पे याद देखिएगा कि टेम्पी फ्लू रोगों को दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या पढ़ा आज, सिर्फ विषाणु जनित रोग पढ़ा कि संक्रमण रोग में विषाणु जनित जो रोग होते हैं इतने प्रकार के होते हैं और इसके रोगजनक क्या है, लक्षण क्या है, ये सारी चीजें हमने जानी। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। चले तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और प्यारे बच्चों क्या कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।